को देखते हुए कोरोना के मामलों में जो थोड़ी बहुत कमी आई है उसे कैसे हमें लेना चाहिए, इसी को लेकर आज की हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, स्वागत उनका कर देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार जी हैं, सीनियर डॉक्टर, धर्मशिला हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा, सीनियर डॉक्टर, यथार्थ हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान, लगातार चर्चा कोविड को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर हम कर रहे हैं और ये आपसे जरा समझना चाहेंगे, अब जो कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि आंकड़ों में थोड़ी कमी आ रही है, तो उन आंकड़ों में कमी को हम कैसे समझें? क्या वो टेस्टिंग में कमी है, मैनेजमेंट की हेराफेरी है, या वाकई में धीरे धीरे जो रफ्तार है संक्रमण की वो कम होती नजर आ रही है? आखिरकार ये कैसे हो रहा है? जी पूजा, आंकड़ों में कमी पूरे कोरोना काल में देखा, आंकड़ों में एक्चुअल कमी नहीं हो रही है, आंकड़ों के साथ फजिंग हो रही है, जिसको कहते हैं खेल खेलना। तो अभी भी ओमिक्रॉन में यही आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो कि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है आरटीपीसीआर, उसमें जांच भी नहीं कराई थी ओमिक्रॉन जेनोमिक सीक्वेंसिंग की, लेकिन उसके आसपास के 5 से 7 लोग जांच नहीं कराते हैं। ये कहते हैं कि आम कॉमन कोल्ड है, कुछ कराने की जरूरत है, मान लो कि पॉजिटिव है, तो इस गुना पहले तो आंकड़े कम कर लो या बढ़ा लो, जैसे करना है। दूसरी बात, कि इतनी जल्दी कमी भारत में हो जाए कोई जादू थोड़ी है, हम विश्वगुरु थोड़ी हो गई हैं। साउथ अफ्रीका 52 दिन लगे, यूके 48 दिन लगे, तो हमें भी टाइम देना पड़ेगा। एक रफ्तार होती है लहर की, उसके साथ सेटल होगा, एक तय बात है, सेटल होगा बिना बहुत डैमेज किए हुए। लेकिन उससे ज्यादा अभी क्या जरूरत है? अभी आपने देखा तमिलनाडु में फिर से सर्च किया है, दिल्ली के केसेज उतने डाउन नहीं हुए हैं, हेट्रोजेनस है। उस कंडीशन में एज एन एक्सपर्ट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी अगर कोरोना वायरस से संक्रमित लक्षण के साथ कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में दाखिल हो रहा है, अगर दाखिले की उसको जरूरत हो रही, क्योंकि ओमिक्रॉन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, खास करके अगर वैक्सीन लगे हुए हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो ऐसे व्यक्ति की जीनोमिक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए कि हो सकता है डेल्टा वेव या डेल्टा वायरस या फर्दर कोई और स्ट्रेन पनप रहा हो जो इस कदर गंभीर कर रहा हो कि अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो रही है। तो जेनोमिक सीक्वेंस ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट चालू कर देना चाहिए हमें आगे की तैयारी के लिए। और ओमिक्रॉन अपना कर्व लेगा, 40 से 42 दिन के आसपास डाउन होना चालू करेगा, नेक्स्ट 10 to 12 डेज में डाउन होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, और हो जाएगा। वैक्सीनेशन की स्पीड आप बढ़ा के रखिए ताकि जो भी फर्दर स्ट्रेन हो उसको मौका न मिले अब नया रूप लेने का या कोई मारक क्षमता या घातक अति गंभीर रूप करने का। ये सारे स्ट्रेटेजिक हमारे पॉइंट्स होने चाहिए जो टच हो। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इन सब चीजों पर फोकस हमें इस वक्त ज्यादा करना होगा। डॉक्टर, साल का जो पूरा एनालिसिस है वो क्या कहता है? क्या वाकई में भारत ने इसमें तेजी दिखाई है? हालांकि बहुत लेट जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन इस एक साल के पूरे अगर हम समय को देखें, समय अवधि को देखें, तो आपको लग रहा है कि भारत वो सब चीजें करने में अभी मुमकिन कर पाया है उन सबको? अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम दोनों के बीच में आकलन करें, भारत और इंटरनेशनल लेवल पर। जी पूजा, देखो सबसे बड़ा कथन जो आता है वैक्सीन की बात जब भी आती है कि 150 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन दे दिया, 150 डोज लग गई मतलब। तो क्या भारत की आबादी या भारत का क्षेत्रफल अलग हुआ करता था कोरोना से पहले? आपको हेल्थ इमरजेंसी या हेल्थ सिचुएशन की अगर नीति बनानी है तो हमारी जनता हमारे सिचुएशन को देखती हो कि 140 करोड़ की आबादी है और इसमें कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है। अब बात है कि क्या हमने कुछ ऐसा कर लिया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया। अगर वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें तो भारत आज जहां मेडिकल में स्टैंड कर रहा है, डॉक्टर राहुल भी है हमारे साथ, मेडिकल में जहां स्टैंड कर रहा उससे हम कंपेयर करेंगे कि एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और रेस्ट ऑफ द यूरोप या अमेरिका, उसके कंपैरिजन में रेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल डिलीवरी सिस्टम में हम कहां स्टैंड करते हैं? तो वैक्सीन की बात लो, भारत अभी तक के उपलब्ध वैक्सीन में 50% का सप्लायर हुआ करता था वर्ल्ड का। तो वैक्सीन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं थी। बात है नीति की, नीति में कमी रही है पूजा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वैक्सीन की स्पीड तेज होनी चाहिए थी अनडाउटेडली, चाहे तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशन में भी होता है, विपक्ष ने ये कर दिया, पक्ष ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, हिंदुओं ने ये कर दिया, वो सब छोड़ दो। अगर देश है आपको एक तरह का स्प्रेड होना चाहिए, तो उसमें कमी आई। बूस्टर डोज के टाइमिंग में कमी आई। जून में यूनाइटेड किंगडम ने बूस्टर डोज देना चालू किया हेल्थ केयर वर्कर को, सितंबर को उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश कर दी बीएमजे में कि इफेक्टिविटी बढ़ी। तीसरी कमी आई, मिक्स मैच ट्रायल का बेटर रिजल्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने कहा। बाद में कोबूस ट्रायल आया जिसका भी दिखा गया कि अगर कोविशील्ड आपने बेस लाइन वैक्सीन रखी है तो 3 टाइम्स ही इंप्रूवमेंट होगा
बूस्टर डोज का अगर कोविशील्ड देते हैं और दूसरी डोज देते हैं कोवैक्सीन या mRNA बेस्ड या कोई भी वैक्सीन, उसके ट्रायल के रिजल्ट आए वो पूरे, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो हमें मिक्स मैच ट्रायल करना चाहिए था, जिसको बहुत सेफ खेला है सरकार ने। और रिएक्टोजेनिसिटी, एक उदाहरण की वैक्सीन लगाने से जो दर्द वर्द होता है उसमें थोड़ी बेहतरी रहेगी, तो सेम वैक्सीन दो, लेकिन हमें फिर रिपीट करना पड़ेगा 3 महीने बाद। उसके बाद कमी रही बच्चों के वैक्सीन रोल आउट करने में। 12 साल से ऊपर, कानूनी तौर पे बच्चा नाबालिग है 18 साल तक, लेकिन 12 साल से 18 साल तक उसका इम्यून सिस्टम परिपक्व हो चुका होता है, किसी वैक्सीन के लिए तैयार है। इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चों में ही चलाया जाता है और वो वैक्सीन रोल आउट हो जानी चाहिए। ये कमी रही है जिसको मैं चाहूंगा इससे लेसन लें और आगे ऐसी कमी ना आने दें। बिल्कुल, और ये सब कदम जो हैं इस वक्त इनको समझना और इन पर काम करना बहुत जरूरी है, तमाम सरकारों का भी और लोगों का भी। आगे भी आप दोनों खास मेहमानों से बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि कैसे जो है हमें इस दायरे को बढ़ाना है, और आपने जिन बच्चों का जिक्र किया जैसे विदेशों में, डॉक्टर अंशुमान से मैं पूछना चाहूंगी कि 2 साल की एज ग्रुप बताया जा रहा है, तो भारत में वो कब तक संभव बताया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजों में डिले चल रहे हैं, इस चीज में क्या फुर्ती ला पाएगा भारत? जी, पूछा भारत से कब तक संभव है, ये तो देखो सत्ताधीश लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो सिस्टम में नहीं हूँ। होना क्या चाहिए आइडियल में बता देता हूँ, अगर इनके पास बात मेरी पहुंच जाए तो कर ले। 2 साल से ऊपर वर्ल्ड वाइड ट्रायल हो चुका है, और डॉक्टर राहुल ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि आप तो विदेशों के ट्रायल पे ही नीति बना रहे हैं, तो जो ट्रायल हो चुका उसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन आप हर चीज का दे रहे हैं, तो 2 साल से ऊपर के बच्चों का ऑथराइज करके और चालू कर देना चाहिए था एज अर्ली एज पॉसिबल। उसमें वैक्सीन में आपकी एक कंपनी 2 कंपनी जो इंडिया की है वही नहीं फुलफिल कर पाएगी, तो आपको ओपन भी करना पड़ेगा मार्केट, और जो अफोर्डेबल क्लास है ओपन मार्केट से इंपोर्टेड वैक्सीन ले ले, बाकी वैक्सीन आप सप्लाई कीजिए। कारण क्या है, पूरा वर्ल्ड जब इक्वली वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक इस ट्रांसमिशन चेन को आप नहीं तोड़ पाएंगे। चाहे आप बेशक कह लें कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग को वैक्सीनेट करिए, इसको कर दिया, सब बेबुनियादी बात है। आपको वैक्सीनेट सबको करना पड़ेगा, चाहे अफ्रीका में, सूडान में हो, जाम्बिया में हो, कहीं हो, आपको वैक्सीनेट करना। उस पॉलिसी के तहत एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन लाइए, जिन जिन का ट्रायल बच्चों में हो चुका उसको लाइए। इसराइल को अगर हम काउंट में लेते हैं तो अभी इसराइल 4th डोज लगाने पे है, 4th डोज लगा रहा है वो अपने ट्रायल के बेसिस पे। वो वैक्सीन प्रोडक्शन कंट्री नहीं है, लेकिन दूसरे से लेके अपनी डोज लगा रहा है। तो हमें एम्पावर करना है, स्ट्रेंथ देना है, और साइंस का कोई दायरा नहीं होता, किसी कंट्री से, किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से दायरा नहीं होता है। साइंस को चाहिए आधार, जहां जहां एविडेंस मिलता है उस आधार को निकालिए, अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कीजिए। कंट्री का हेल्थ सिस्टम जियोपार्डाइज नहीं होना चाहिए, हैम्पर नहीं होना चाहिए, एम यही होना चाहिए, उद्देश्य यही होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड जो है हमें पूरे लोगों को वैक्सीनेट करना है, और अगर एक भी शख्स रह जाता है तो वही संक्रमण का जो खतरा